हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। आज हम बात करने वाले हैं इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन में हम लार्ज इंटेस्टाइन में एक फ्लूइड का इंट्रोडक्शन करते हैं रेक्टम के थ्रू। तो इस इमेज में आप देखिए कि हम रेक्टम के थ्रू एक फ्लूइड का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और डिफरेंट हमारे जो पर्पज़ है उनको फुलफ़िल करता है। मोस्ट कॉमनली हम इसे यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, है ना। तो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं इनिमा को कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन कितने तरह का होता है, या बेसिकली इनिमा कितने टाइप का होता है। डिपेंड करता है उसमें कौन सा सॉल्यूशन है और उसका पर्पस क्या है। तो ब्रॉडली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है इवैक्यूएंट। तो जैसा नाम बता रहा है, इवैक्यूएंट का मतलब है कि यहाँ पर जो फ्लूइड सॉल्यूशन हम इसमें डालेंगे वो एक्सपेल्ड हो जाएगा, है ना। कि हमने फ्लूइड इंट्रोडक्शन करा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम के थ्रू और थोड़े टाइम बाद वो फ्लूइड एक्सपेल्ड हो जाएगा, यानी निकल जाएगा। तो ऐसा किस केस में किया जाता है? कॉन्स्टिपेशन के केस में, जहाँ पर फीसेज पास करने में दिक्कत है पेशेंट को, वहाँ पर हम इनिमा का इंट्रोडक्शन करते हैं और इस इनिमा के इंट्रोडक्शन की वजह से जो फीसेज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन में प्रेजेंट है वो बाहर आ जाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली होता है ये सिंपल इवैक्यूएंट में। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? सिंपल इवैक्यूएंट, है ना, जो हम यूज़ करते हैं आपके कॉन्स्टिपेशन के केस में। तो कॉन्स्टिपेशन में कौन सा यूज़ करते हैं? सिंपल इवैक्यूएंट, जो एक टाइप है किसका? इवैक्यूएंट इनिमा का। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरे तरफ में एक और आता है इसमें, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो कभी कभी वो रिड्यूस नहीं होता है हमारे एंटीपायरेटिक्स देने के बावजूद भी, है ना। तो हमने फीवर कम करने की मेडिसिन दे दी, उसके बावजूद कभी कभी फीवर कम नहीं होता है, तो उस केस में जो एडमिनिस्टर किया जाता है इनिमा उसे हम बोलते हैं कोल्ड इनिमा। ठीक है। तो कोल्ड इनिमा में क्या होता है कि हमने ठंडा पानी रेक्टम के थ्रू इंसर्ट किया और वो थोड़ी देर बाद बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है। इससे क्या होता है कि देखिए हमारे जो बॉडी है, जैसे रेक्टम है, जो कैविटीज़ होती है, इनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स की डेंस सप्लाई होती है यहाँ पर। तो जब ठंडा फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं इसमें, तो उससे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत तरीके से कम आ जाता है। तो ऐसा यूज़ करते हैं हम कोल्ड। जैसे एग्जाम्पल है इसका, हम यूज़ करेंगे इसको फीवर के केस में। तो एग्जाम्पल है इसका फीवर। ठीक है। दूसरे टाइप का इनिमा आता है रिटेन्ड इनिमा। ठीक है। अब नाम से समझ में आ रहा है, रिटेन्ड मतलब कि यहाँ पर हम कुछ सॉल्यूशन देंगे तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, यहाँ नहीं कि वो बॉडी से बाहर नहीं आएगा। तो ऐसा किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम इसे? हमें कोई मेडिकेशन देनी है तो हम कह सकते हैं, इसे बोल देंगे हम मेडिकेटेड इनिमा, है ना, जहाँ पर हम कोई मेडिकेशन दे सकते हैं। अब इसके अलावा क्या दे सकते हैं हम? इससे कोई न्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं, तो हम उसे बोल देंगे न्यूट्रिएंट इनिमा, है ना। और इसके अलावा जब शॉक होता है पेशेंट को, तो उस टाइम हम यहाँ से कुछ स्टिमुलेंट दे सकते हैं जिससे उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में जल्दी हो और बॉडी उसको रिएक्ट करे और बॉडी शॉक से बाहर आए। तो ऐसा हम शॉक के केस में दे सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम स्टिमुलेंट इनिमा। इसके अलावा हम सिडेटिव इनिमा भी दे सकते हैं, जहाँ पर हम सिडेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम सिडेटिव इनिमा। तो ये डिफरेंट टाइप्स है इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के। इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट जो टाइप्स हैं, इनिमा के जो मटेरियल डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको हम एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन। इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए हमें इनिमा के टाइप्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए था, जिसके लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई। चलिए अब हम बात करते हैं पर्पजेस, है ना, इनिमा क्यों देते हैं। तो देखो, इनिमा देने का जो पर्पस है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की नीड क्या है और कैसा हम सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे कॉन्स्टिपेशन में हम सिंपल इवैक्यूएंट यूज़ करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम सिंपल इवैक्यूएंट इनिमा यूज़ करते हैं। वहीं पेरिस्टालसिस, जहाँ पर हमें पेरिस्टालसिस इंक्रीज कराना हो तो वहाँ पर हम इनिमा देते हैं।
उसके बाद मेडिकेशन दे सकते हैं हम इनिमा के थ्रू, या फिर शॉक में हम स्टिमुलेंट दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हमें कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका वो है साइज ऑफ रेक्टल कैथेटर, ठीक है। जो रेक्टल कैथेटर हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की एज क्या है, ठीक है। अगर वो एडल्ट है तो वहाँ पर हम 22 to 30 फ्रेंच का कैथेटर यूज़ करेंगे, अगर चाइल्ड है तो 14 to 18 का यूज़ करेंगे, और वहीं अगर इन्फेंट है तो हम 12 फ्रेंच का कैथेटर यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक सिंपल कन्वर्जन बता दूं याद रखने के लिए कि ये जो फ्रेंच यूनिट है इसका कन्वर्जन अगर मैं करूं mm में तो 1 mm इज इक्वल टू होता है 1 फ्रेंच के, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ 1 फ्रेंच में कितने mm होते हैं, 0.33 mm। तो एग्ज़ाम में आपको mm में भी ये वैल्यू पूछी जा सकती है, तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंसर्शन ऑफ रेक्टल कैथेटर, यानी कि जो रेक्टल कैथेटर हमने चूज़ किया है उस कैथेटर की कितनी लेंथ, जो टिप है टिप से कितनी लेंथ हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है पेशेंट के एज फैक्टर पे। अगर वो एडल्ट है तो वहाँ पे हम 3 से 4 इंच इंसर्ट करते हैं, अगर चाइल्ड है तो 2 से 3 इंच इंसर्ट करते हैं, और अगर इन्फेंट है तो 1 to 1.5 इंच इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो एक इंच होता है, ये 1 इंच को अगर मैं कन्वर्ट करूँ सेंटीमीटर में तो ये हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में आपको इंच ना दे के सेंटीमीटर में पूछा जाए तो वहाँ पर आप करेंगे कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, है ना। वहाँ पर आप 2.5 से इंच को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो डबल एरो का सिंबल है यह सिंबल है इंच का, है ना। चलिए तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे आगे कि सॉल्यूशन जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उस सॉल्यूशन हमें कितना लेना है। अब देखो सॉल्यूशन, अब देखो मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही इनिमा के टाइप्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। क्यों? क्योंकि देखो जितनी भी चीज़ें हम दे रहे हैं ना इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो डिपेंड करेंगे कि टाइप कौन सा है ना, हम किस तरह का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहला है, देखो अगर इवैक्यूएंट यूज़ कर रहे हैं हम, है ना, कि हमें जो हम फ्लूइड दे रहे हैं वो बॉडी से बाहर निकालना है, तो सिंपल सी बात है जो चीज़ हमें बाहर निकालनी है तो ऑब्वियसली हम अमाउंट ज़्यादा देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ एडल्ट में ज़्यादा होगा चाइल्ड में कम होगा। तो एडल्ट में इवैक्यूएंट इनिमा का अमाउंट होता है आधा लीटर से 1 लीटर, चाइल्ड में होता है ये 250 से 500 ml, है ना। दूसरी चीज़ रिटेंड इनिमा, देखो रिटेंड इनिमा क्या है कि यह बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम 1 लीटर फ्लूइड को अब्जॉर्ब करा दें, रिटेंड होगा यानी हमें कुछ मिनिमम अमाउंट ही इंसर्ट करना होगा, मिनिमम अमाउंट ही अब्जॉर्ब कराना होगा। तो रिटेंड इनिमा में हम एडल्ट में 100 to 500 ml देते हैं और चाइल्ड में 50 to 100 ml फ्लूइड को इंस्टिल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है आपके, कि कौन सी पोजीशन देते हैं जब हम इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे। तो एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है कि जब भी आप इनिमा एडमिनिस्टर कर रहे हो या कोई भी रेक्टल प्रोसीजर कर रहे हो तो पोजीशन हमेशा लेफ्ट लेटरल प्रोन ही दी जाएगी, अनलेस लेफ्ट लेटरल प्रोन देने में पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, है ना, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो अगर लेफ्ट लेटरल प्रोन देने के। उसके अलावा सारी चीज़ों में जब भी रेक्टल प्रोसीजर होगा तो वहाँ पर लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन दी जाती है। जैसा आप इस इमेज में देखो, इसमें पेशेंट को अपने लेफ्ट साइड पे टर्न करा के, साइड लाइन पोजिशन करा के उसको अपनी तरफ थोड़ा सा लीन करवा दिया है ना, बेड की तरफ थोड़ा झुका दिया है, ठीक। इससे क्या होता है कि सिग्मोइड कॉलन ऊपर आ जाता है और इसमें जो हम फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे से इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। इंस्टिलेशन का जो टाइम है वो कम हो जाता है और जो हम फ्लूइड जहाँ पर पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पर इजीली पहुँच जाता है। तो इसकी वजह से हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन का दूसरा नाम है सिम्स पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इनिमा कैन की हाइट कितनी रखें। इनिमा कैन को हैंग करने के लिए 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी 2 चीज़ों पे। देखिए पहला है कि अगर आप इवैक्यूएंट इनिमा दे रहे हैं, क्लिनजिंग इनिमा है ना, यानी कि हमें फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालना है, तो वहाँ पर जो हाइट है वो 18 इंच होगी, ठीक है। वहाँ पर हाइट 18 इंच या 45 सेंटीमीटर होगी। मैंने आपको बताया कि इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरी चीज़, अगर रिटेंड इनिमा होगा तो वहाँ पर हाइट होगी 8 इंच, ठीक है। तो जो
रिटेन्ड इनिमा है उसकी हाइट कम होगी और जो इवैक्यूएंट इनिमा है उसकी हाइट ज़्यादा होगी। 18 और 8 आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये वैल्यू इंचेस में है और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हम इसे 2.5 से कन्वर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब यह भी डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का इनिमा दे रहे हैं। देखिए आपको पता है कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा बॉडी टेम्परेचर से तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करेगा, है ना, वो इंड्यूस करेगा जिसकी वजह से जो अंदर का मटेरियल है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो बाहर निकलेगा, ठीक है, उस फ्लूइड के साथ मिक्स होकर बाहर निकलेगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा हम किस में देंगे? इवैक्यूएंट इनिमा में, जहाँ पे हमें फ्लूइड को बाहर निकालना है, हमें बॉडी का कोई मटेरियल बाहर निकालना है, वेस्ट मटेरियल। तो इवैक्यूएंट इनिमा में एडल्ट का टेम्परेचर होगा 105 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और चाइल्ड का होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं रिटेन्ड इनिमा हमेशा दिया जाएगा बॉडी टेम्परेचर में, क्यों? क्योंकि हमें इसको बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है कम हुआ तो वो बॉडी के टेम्परेचर के साथ इंटरफेयर कर सकता है। इसकी वजह से टेम्परेचर हमेशा इसमें रिटेन्ड इनिमा में नॉर्मल ऑप्टिमम रखा जाता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कहाँ कहाँ पर आपको इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। तो देखो पहला हम यूज़ कर सकते हैं कार्डियक और रीनल डिजीज़ में। इन सिचुएशन में हमें इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से बॉडी में जो फ्लूइड अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि फ्लूइड का ओवरलोड हो सकता है। तो फ्लूइड के ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए हम कार्डियक और रीनल डिजीज़ में इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। दूसरा आता है ग्लोकोमा। अब देखो ग्लोकोमा क्या होता है, यहाँ पर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज रहता है। अब अगर आप फ्लूइड एडमिनिस्टर करोगे बॉडी कैविटी में तो उसका थोड़ा बहुत अमाउंट तो बढ़ेगा और बढ़ने की वजह से हमारा जो ऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ सकता है। तो ऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए हम ग्लोकोमा में नहीं एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है बाउल परफोरेशन। तो देखिए बाउल में ही परफोरेट हो रखा है ऑलरेडी, तो अगर हम इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो शायद कुछ और एब्नॉर्मलिटी हो जाए, परफोरेशन बढ़ जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए, तो बाउल परफोरेशन में भी हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है अपेंडिसाइटिस, ऑलरेडी वहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है तो यहाँ भी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है रीसेंट रेक्टल और प्रोस्टेट सर्जरी, ठीक है। अगर रेक्टल और प्रोस्टेट सर्जरी हुई है तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर की। तो देखो कोई भी प्रोसीजर हम करें उससे पहले सबसे पहले हमें उसके लिए आर्टिकल्स अरेंज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक काम है प्रोसीजर करने से पहले वो है आर्टिकल्स अरेंजमेंट। तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए इसके लिए? बेसिक चीज़ें चाहिए होती है आपको। पहला चाहिए आपको ग्लव्स, दूसरा चाहिए आपको डिस्पोजेबल एप्रन, तीसरा चाहिए आपको पैड्स, चौथा चाहिए आपको लुब्रिकेटिंग सोल्यूशन और पांचवा चाहिए इनिमा सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखो दो तरह से हम दे सकते हैं। पहला है ये इनिमा कैन मेथड, तो ये तो है आपका कैन मेथड। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जब ये स्लाइड शुरू हुई थी तो मैंने आपको इस तरह का एक सॉल्यूशन दिखाया था, ठीक है। ये जो होता है ये पीसी इनिमा है, ठीक है। तो दोनों को जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो मेथड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले सबसे पहले आपको प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, और एक्सप्लेन करने के बाद आपको उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, ठीक है। कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं। दूसरा स्टेप है कि आपको आर्टिकल्स अरेंज करने हैं, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में आपको बताए। उसके बाद क्योंकि यह एक प्रोसीजर है, इन्वेजिव प्रोसीजर है और यहाँ पे प्रिवेसी देना जरूरी है पेशेंट को, तो यहाँ पर हम प्रिवेसी प्रोवाइड करेंगे। आप कर्टन्स दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एक सेपरेट रूम में पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं ना। चौथा स्टेप है आप हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद आप ग्लव्स पहनेंगे और एप्रन पहनेंगे। एनिमा की एक्सपायरी डेट चेक करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन को रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक या तो वार्म करेंगे या कूल करेंगे, जो भी ज़रूरी है वह टेम्परेचर तक हम इनिमा के सॉल्यूशन को ले जाएंगे। अब डिपेंड करता है ये सिंपल इवैक्यूएंट है, ये इवैक्यूएंट इनिमा है या फिर रिटेन्ड इनिमा है ना। इवैक्यूएंट इनिमा में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और रिटेन्ड में टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा। नेक्स्ट आता है पोजीशन द पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड। आपको पोजीशन देना है पेशेंट को किस तरफ? लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेटरल प्रोन, जिसे हम बोलते हैं सिम्स पोजीशन। उसके बाद आपको पेशेंट के बटक्स के नीचे एक शीट इंसर्ट करनी है ताकि बेडशीट गंदी ना हो, ठीक है। और उसके बाद आपको जो एरिया है उसको असेस करना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप इनिमा की सील हटाएंगे
और जो टॉप पार्ट है एनिमा का, चाहे आप ये ट्यूब कर रहे हो या फिर आप कैन यूज़ कर रहे हो, उसका जो टॉप पार्ट है, ये जो टॉप पार्ट आपको दिख रहा है जो हम इंसर्ट करेंगे, इस टॉप पार्ट को हम लुब्रिकेट कर देंगे। ठीक है, इस टॉप पार्ट को लुब्रिकेट करने के बाद इसको हम लुब्रिकेट कर सकते हैं लिग्नोकेन 2% से, है ना। तो हम इसे लुब्रिकेट कर सकते हैं लिग्नोकेन 2% से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हमने सील हटा दिया और एनिमा ट्यूब को लुब्रिकेट कर दिया। उसके बाद हम बटक्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, बटक्स को सेपरेट करने के बाद हमने लुब्रिकेटेड जो नोजल है हमारा या जो टिप है उसको रेक्टम में धीरे धीरे आप इंसर्ट करोगे। अब कितना इंसर्ट करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडल्ट के केस में, चाइल्ड के केस में और इन्फेंट के केस में, तीनों में अलग अलग है डिफरेंस, है ना। तो जितना एज है उसके अकॉर्डिंग हम ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे और अब उसके बाद हम एनिमा ट्यूब को प्रेस करेंगे या फिर अगर एनिमा कैन यूज़ कर रहे हैं हम तो वहाँ पर अनक्लैम्प करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, और उसे अगर ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे स्क्वीज़ करेंगे बैक टू फ्रंट और उसे खाली कर देंगे। जब ये सॉल्यूशन पूरा खाली हो जाए उसके बाद एनिमा ट्यूब को आप धीरे धीरे निकाल लोगे और उसके बाद जो एरिया है वहाँ पर आप थोड़ा सा हाइजीन परफॉर्म करोगे, जो एरिया है उसको क्लीन कर दोगे गॉज की हेल्प से। उसके बाद आप पेशेंट को बोलोगे कि वो वही पोजीशन में रहे, है ना, उसको बोले कि आप पोजीशन मेंटेन करें, है ना, मेंटेन द पोजीशन मेंटेन करने से क्या होगा कि जो एनिमा है वो थोड़ी देर रेक्टम में रहेगा, थोड़ी देर वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा और उसके बाद आप बेड पेन प्रोवाइड करें पेशेंट को ताकि वो स्टूल पास कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाएं, एप्रन हटाएं, हाथ वॉश कर लें, उसके बाद आप प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट कर लें। तो एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, इसे आना बहुत ज़रूरी है और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी कुछ मेथड होते हैं जैसे सीरीज मेथड या बल्ब मेथड, जिसमें हम एक बल्ब का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सारी चीज़ों में हम प्रेशर से एक सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाली है। कितना हमें ट्यूब को इंसर्ट करना है वो समझना है, टेम्परेचर कितना रखना है, पोजीशन कौन सी देनी है। ठीक है, इन पे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहीं तक था आज के लिए। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के बारे में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.thenursingkey.in पर विजिट कर सकते हैं इस टॉपिक्स के नोट्स के लिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और अपने क्वेरीज हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है शिवम और आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और द नर्सिंग की को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Welcome. Bye bye.